वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में गोइंग कंसर्न के इशू को डिस्कस करेंगे। इस पर जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की, दैट इज़ कि अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट ना हो, यानी जब एक एंटिटी गोइंग कंसर्न ना हो तो क्या करना है। एन एंटिटी शैल नॉट प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस इफ मैनेजमेंट डिटरमिन्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड ईदर दैट इट इंटेंट्स टू लिक्विडेट द एंटिटी, यानी अगर एक कंपनी का इरादा ये है कि वो अपना बिजनेस बंद कर देंगे और ख़त्म कर देंगे, या वो ट्रेडिंग बंद करना चाहते हैं, या फिर वो उनके पास कोई अल्टरनेटिव ही नहीं बचा इसके अलावा कि वो बंद कर दें अपना बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का टेलीकॉम लाइसेंस ही कैंसिल हो जाता है तो उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा कि वो अपना कोई बिजनेस कर सकें। एक बैंक का अगर बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है तो जब वो कोई ऑपरेशन कर ही नहीं सकते उस लाइसेंस की एब्सेंस में, तो वो उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो खुद इंटेंड करते हो बंद करना या लिक्विडेट करना, तब भी एक एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं है। और अगर उनके पास कोई रियलिस्टिक अल्टरनेटिव ही ना बचे, हालात ही ना बचें, तो हालात ही ना बचें, एक लाइसेंस वाली एग्जांपल इसमें आ सकती है। एक सिचुएशन ये भी आ सकती है कि बाज़ औक़ात लॉसेज इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अब बिज़नेस कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं रहा, ख्वाहिश हो भी सही कि भाई बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हैं फिर भी कर नहीं सकते। तो जब ऐसा होगा तो गोइंग कंसर्न बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई जाएंगी, तो फिर किस बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी। इस पर बेसिकली IS1 डील करता है इस इशू को कि किस तरीके से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील करना है। उसमें टर्म वो यूज़ करते हैं कि फिर अल्टरनेटिव बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी। तो कोई उसको वो स्पेसिफिक नाम नहीं देते जनरली। इसके अलावा इसके जो अल्टरनेटिव बेसिस हैं उसके कुछ नाम यूज़ होते हैं, जैसे कुछ लोग उसको ब्रेकअप बेसिस कहते हैं, कोई रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस कहते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब एक एंटिटी गोइंग कंसर्न नहीं रहती तो उसके सारे एसेट्स जो हैं वो सेल होने हैं। तमाम एसेट्स को हम करंट एसेट और तमाम लाइबिलिटीज़ को करंट लाइबिलिटीज़ ट्रीट करते हैं। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनमें एसेट्स को जो है ना आप जो है फेयर वैल्यू पर और कॉस्ट मॉडल पर और इस तरीके से वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हर एसेट ने सेल होना है तो उसको रिलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू किया जाता है। इसी तरह हर लाइबिलिटी जितने पे सेटल होनी है, सेटलमेंट वैल्यू जो उसकी होती है उस पर उसको रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल टुगेदर बदल जाती हैं। जो हम रूटीन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर बन रही होती हैं, इस एक्सपेक्टेशन पर बन रही होती हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कैश फ्लोज आएंगे, इनफ्लोज होंगे, आउटफ्लोज होंगे, और उस बेसिस पर हम बना रहे होते हैं। लेकिन जब गोइंग कंसर्न की सिचुएशन नहीं रहती तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर चेंज हो जाती हैं। अब इंडिकेटर्स क्या हैं कि एक एंटिटी शायद गोइंग कंसर्न ना रही हो। डिटरेशन इन ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, यानी आपके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएं, या फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इक्विटी बहुत कम है। आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड मे इंडिकेट अ नीड टू कंसीडर वेदर द गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन इज स्टिल अप्रोप्रिएट। तो ईयर एंड के बाद भी अगर आपके बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं या फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या आपकी गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन अप्रोप्रिएट है अभी तक या नहीं है। अब वो सर्कमस्टांसेस जिसमें ये इंडिकेशन हमें मिल सकती है, तो वो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल देखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो मेन सर्कमस्टांसेस हैं वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी ऑफ मेजर कस्टमर, अब हमारा मेजर कस्टमर अमाउंट पे नहीं करेगा तो हमें ह्यूज कैश फ्लो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे और उसकी वजह से हमारी भी बैंकरप्सी हो सकती है। इवेंट लीडिंग टू द NRV ऑफ लाइन्स ऑफ इन्वेंट्री फॉलिंग टू लेस देन कॉस्ट। इन्वेंट्री जो है, अगर ऑल टुगेदर आपको अपनी सारी इन्वेंट्री कॉस्ट से लेस पर सेल करनी पड़े तो दैट इज़ अ ह्यूज ह्यूज लॉस। क्योंकि एंटिटी के जो ऑपरेशन हैं वो तो चल ही इस बेस पर रहे होते हैं कि इन्वेंट्री जो है वो अपनी कॉस्ट से ज़्यादा पर सेल होती है, तो उसके हमारे पास प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं और उसकी बेस पर हम रनिंग चला रहे होते हैं। तो अगर आपको अपनी होल लाइन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो लो कॉस्ट पर सेल करनी पड़ जाए तो फाइनेंशियली कंपनी को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर आप अब इवन अपने जो प्रीवियस इन्वेंट्री लेवल्स हैं उसको भी मेंटेन नहीं कर पाते। An event leading to crucial non-current asset falling out of use, this might cause difficulty in supplying customer and fulfilling contract। अब हमारी जो मेजर मशीनरी थी उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है पोल्यूशन कंट्रोल की वजह से। अब मेजर मशीनरी ही यूज़ में नहीं होगी तो हमारा बिजनेस प्रोबेबली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। मार्केट कंडीशन इतनी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, हमारी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उस पर हमें लॉस हो जाता है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता कि हम कंटिन्यू कर सकें। शॉर्टेज ऑफ इम्पॉर्टेंट सप्लाइज, बाज़ औक़ात जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है वो हमें नहीं मिल रहा होता, तो जब रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम उसको चीज़ को नहीं बना पाएंगे और अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। या कोई ऐसा हाईली इफेक्टिव कंपेटिटर आ जाता है कि अब हमारा मार्केट में सस्टेन करना जो है वो फिजिबल नहीं रहा, तो इस वजह से ये बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें नज़र आ सकता है कि हमारी जो गोइंग कंसर्न एग्जामिनेशन है वो मे बी अप्रोप्रिएट ना रही हो।
अब इसका इम्पैक्ट क्या है गोइंग कंसर्न एजम्पशन के ना होने का और रैशनल क्या है? इम्पैक्ट ये है कि इफ द गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज नो लॉन्गर अप्रोप्रिएट इफेक्टिव, तो परवेसिव मतलब कि एज अ होल वो कंप्लीट चीज़ों को अफेक्ट करता है, सो परवेसिव दैट दिस स्टैंडर्ड यानी IS 10 रिक्वायर्स अ फंडामेंटल चेंज इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अल्टरनेटिव बेसिस को यूज करेंगे रादर देन एन एडजस्टमेंट टू द अमाउंट रिकग्नाइज विद इन द ओरिजिनल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी बजाय इसके कि आप किसी एक अमाउंट को, दो अमाउंट को कोई एडजस्ट कर रहे हो, नहीं, आप ऑल टुगेदर अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही चेंज कर देंगे। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बेसिस हैं वो ही बदल जाएंगी। अब जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर्स हैं कि अगर एक एंटिटी गोइंग कंसर्न ना रहे, तो IS 1 डिफाइन करता है स्पेसिफाइड डिस्क्लोजर्स अगर एक एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न बेसिस पर ना बनाए जाएं, यानी अल्टरनेटिव बेसिस पर बनाए जाएं। और इसके अलावा IS 1 डिमांड करता है कि मैनेजमेंट अगर अवेयर हो किसी मटेरियल अनसर्टेनिटीज़ की, ऐसे इवेंट और कंडीशन जो एंटिटी की गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर सकते हो, तो उसके जो डिस्क्लोजर्स हैं वो भी फिर आपको देने होते हैं। तो वो जो रिस्पेक्टिव डिस्क्लोजर्स हैं वो IS 1 के मुताबिक हम रिकॉर्ड करते हैं। जब IS 1 हम कवर कर रहे होंगे तो इन डिस्क्लोजर्स और ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। अब जो बेस पॉइंट हमारा बनता है वो ये बनता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर देते हैं आप, और सिर्फ किसी एक अमाउंट को नहीं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर दिया जाता है, इवन इफ गोइंग कंसर्न इशू हैव अराइजन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी जब गोइंग कंसर्न का इशू रेज हो जाएगा तो आपने जो IS 10 की नॉर्मल डेफिनेशन है उसको अप्लाई नहीं करना कि जी ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अगर गोइंग कंसर्न इशू राइज होगा तो चाहे वो ईयर एंड से पहले अराइज हुआ है चाहे वो ईयर एंड के बाद अराइज हुआ है, एडजस्टिंग ही कंसीडर होगा, उस पर उसको एडजस्ट करना ही करना है आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो गोइंग कंसर्न इशू इज, यू कैन से दैट इट इज ऑलवेज एन एडजस्टिंग इवेंट। एग्जाम्पल हम लेते हैं। FIT Limited is in the course of finalizing its financial statement for the year ended June 30, 2020. Due to international recession, the company has lost its major customer. The company now intends to cease its business operation and liquidate the company. अब कस्टमर हमने कब लॉस किया, किस वजह से लॉस किया, ईयर एंड से पहले की वजह से लॉस हुआ, ईयर एंड के बाद की वजह से लॉस हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों सिचुएशन में ही जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट क्या होगा, तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर इम्पैक्ट ये होगा कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर नहीं बनानी, हमें डिस्क्लोजर देने हैं अंडर IS 1 और रेलिवेंट ट्रीटमेंट जो IS 1 के उसको फॉलो करना है। यानी गोइंग कंसर्न का जो इशू है वो एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर होगा, चाहे उसकी जो सिचुएशंस हैं वो ईयर एंड के बाद अराइज हुई चाहे वो ईयर एंड पर एग्जिस्ट करती थी, इन बोथ केसेस। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में डिस्क्लोजर्स को डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट डिस्क्लोजर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो हैं डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू से रिलेटेड। तो रिक्वायरमेंट है IS 10 की कि एक एंटिटी को डिस्क्लोज करना है वो डेट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई फॉर इशू एंड हु गेव दैट ऑथराइजेशन। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज हुई 28 सितंबर 2021 को, और ऑथराइजेशन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनको अप्रूव किया, और जो साइन है वो की है चीफ एग्जीक्यूटिव और वन डायरेक्टर ने। अब फर्दर इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो एडिशनल एक ये रिक्वायरमेंट भी है कि अगर एंटिटी के ओनर और अदर हैव द पावर टू अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आफ्टर इशू, द एंटिटी शेल डिस्क्लोज दैट फैक्ट। अब क्या पाकिस्तानी लॉ ये अलाउ करता है? पाकिस्तानी लॉ में जो टिपिकल कंपनीज हैं उनके अंदर तो ये अलाउड नहीं है कंपनी लॉ में कि एंटिटी के ओनर जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इशू के बाद उसकी अमेंडमेंट कर सकें या उसकी अल्ट्रेशन कर सकें। तो यहाँ पर ये फैक्ट जो है डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन IS 10 में ये रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखते हुए और कंट्रीज़ को देखते हुए कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लॉज हो सकते हैं जहाँ पे कंपनीज़ को अलाउड हो कि वो अमेंडमेंट कर सकें आफ्टर इशू भी। तो वहाँ पर फिर वो एंटिटीज़ जो हैं और कंपनीज़ हैं वो ये फैक्ट डिस्क्लोज करेंगी।
फर्दर इस डेट की जो इंपॉर्टेंस क्या है डेट ऑफ ऑथराइजेशन को डिस्क्लोज करने की, इसकी इंपॉर्टेंस ये है ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन्हें पता चलें कि कब तक के इवेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसीडर किया गया है और कब तक के इवेंट्स को, जो उसके बाद की डेट के इवेंट्स हैं, वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। तो एक तो होती है जी रिपोर्टिंग डेट जिस पे आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना ली, तो वहां तक की तो हमें पता चल रहा है कि इस दिन की पोजीशन पता चल रही है, लेकिन कब तक के इवेंट्स उसमें कंसीडर हुए उस पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने में, वो भी पता चलने चाहिए, और उसके बाद के रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे तो ये भी इस डेट से पता चल जाता है। अब इस डिस्क्लोजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है, तो उसके लिए इसका एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर बना लेंगे एग्जाम्पल 1 के तौर पे। तो एक हेडिंग नोट्स में दे देते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप एक हेडिंग दे देंगे डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू, ये नॉर्मली थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट नोट होता है, और उसमें सिंपली एक सेंटेंस आप लिख देते हैं, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड एंड ऑथराइज्ड फॉर इशू ऑन अगस्त 31 2021 बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर आप नोट करें कि डेट भी बता दी और जिन्होंने ऑथराइजेशन दी उनका भी बता दिया। एडिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है अपडेटिंग डिस्क्लोजर्स अबाउट कंडीशंस एट ईयर एंड, विच मीन्स के एडजस्टिंग इवेंट्स के बारे में जो डिस्क्लोजर्स हैं उनको अपडेट करना। तो रिक्वायरमेंट इसमें क्या है, इफ एन एंटिटी रिसीव्स इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अबाउट कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, यानी एडजस्टिंग इवेंट, इट शैल अपडेट disclosures that relate to those conditions in the light of new information. अब even when the amounts recognized in financial statements are not affected, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है जो ईयर एंड से रिलेट कर रही होती है, लेकिन उससे अमाउंट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं हो रही होती, जो रिकग्नाइज्ड अमाउंट्स हैं। So an entity may need to update the disclosures even when the information does not affect the amount that it recognizes in its financial statement. इसकी एक एग्जांपल ये है कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हम एज ए लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि उनको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबल नहीं होता कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसे एक लाइबिलिटी के तौर पे हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते, और लेकिन थोड़ा सा चांस होता भी है, पॉसिबिलिटी होती भी है कि पैसे देने पड़ सकते हैं, तो उनका एक डिस्क्लोजर दिया जा रहा होता है, तो उस डिस्क्लोजर की अमाउंट जो है वो अपडेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपडेटिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी मेजरमेंट अमाउंट। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इसमें, और उसकी बेस पर हम एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर क्रिएट कर लेंगे कि एक एंटिटी पर जो है केस हो गया, उस केस में लॉयर ने कहा कि बहुत कम चांस है, 20% चांस है सिर्फ कि अगर हम हार जाएं, और अगर हम हार गए तो हमें जो है ना लेट से 4 मिलियन देने पड़ेंगे। ईयर एंड के बाद भी जो है एक और केस का फैसला हुआ जिसमें एक एंटिटी जो है वो उसने कन्विक्शन हो गई, वो साबित हो गया कि उन्होंने वो गलत किया था, तो उनको 5 मिलियन की पेनल्टी देनी पड़ी। तो अब हमारे लॉयर्स का ये कहना है कि हमारा केस इस लिहाज से डिफरेंट है कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हमें पेमेंट करनी पड़ती तो वो 5 मिलियन की करनी पड़ती, क्योंकि कोर्ट्स ने जो रीसेंट डैमेजेस दिए हैं वो 5 मिलियन के दिए हैं। तो इस बेस पर हमारी अमाउंट तो अपडेट हो रही है डिस्क्लोजर की, लेकिन कोई रिकग्नाइज्ड अमाउंट को हम चेंज नहीं कर रहे। तो इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर अगर इसका क्रिएट करते हैं, एक जो कंटीजेंट लायबिलिटी का जहां पे भी आपने नोट दिया हुआ होगा उसको अपडेट कर देंगे। देयर इज अ लीगल सूट पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी इन द कोर्ट, आर लीगल टीम इज कॉन्फिडेंट टू विन द केस, हाउएवर इन केस द क्लेम इज सक्सेसफुल एन अमाउंट ऑफ, अब ये देखें जो प्रीवियस अमाउंट है, अब यहाँ पर सिर्फ स्ट्राइक थ्रू के थ्रू हमने शो कर दिया, लेकिन ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपली अमाउंट को चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर हमने ये रिफ्लेक्ट किया है कि अमाउंट बेसिकली अपडेट की गई है। तो ₹5 मिलियन इज एस्टिमेटेड टू बी पेड। तो आप अपने डिस्क्लोजर्स को अपडेट कर देते हैं, चाहे उन डिस्क्लोजर्स के अपडेशन का ताल्लुक किसी रिकग्नाइज्ड अमाउंट से ना हो, लेकिन याद रखना है कि उन्हीं चीज़ों को आप डिस्क्लोजर्स को अपडेट कर रहे होंगे जो ईयर एंड पर चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, यानी एडजस्टिंग इवेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट। जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं उनकी एडजस्टमेंट तो नहीं की जाती, उनका डिस्क्लोजर भी वैसे नहीं दिया जाता, लेकिन कुछ सिचुएशन में स्टैंडर्ड जो है वो रिक्वायर करता है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिमिटेड कुछ डिस्क्लोजर्स दिए जाएं। तो वो रिक्वायरमेंट क्या है, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज द फॉलोइंग फॉर ईच मटीरियल कैटेगरी ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो हर नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर नहीं होता, सिर्फ मटीरियल नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डिस्क्लोजर दिया जाता है। अब डिस्क्लोजर में आपने क्या बताना है जी, नेचर ऑफ द इवेंट, लाइक अगर आग लग गई थी तो फायर
हुई, उसे नुकसान क्या हुआ, डैमेज हुआ था तो किस तरह का डैमेज हुआ है इन्वेंट्री की, अगर एनआरवी राइट डाउन करनी पड़ी थी तो किन फैक्टर्स की वजह से करनी पड़ी थी, अगर कोई मेजर लॉस कस्टमर की वजह से हो गया था तो वो क्या बैंक्रप्सी किस नेचर की थी। तो उसके बाद एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट। और अगर आप एस्टिमेट नहीं बना सकते, आप कहते हैं जी फाइनेंशियल इफेक्ट का एस्टिमेट जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो एक स्टेटमेंट दे देंगे कि सच एस्टिमेट कैन नॉट बी मेड। अब मटेरियल क्या होता है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी भी कई जगह पर हम पढ़ चुके हैं। मटेरियल का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन जो अपने नेचर या साइज की वजह से इंपॉर्टेंट हो और यूजर्स की डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके। सो मटेरियल जो IS 10 में जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया वो है, अ नॉन लिस्टिंग इवेंट इज मटेरियल इफ नॉन डिस्क्लोजर could reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement। तो पॉइंट वही है कि अगर एक चीज़ के डिस्क्लोज ना होने से डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो जाएगी यूज़र्स की, तो फिर इसका मतलब है कि वो मटेरियल है। क्योंकि आप कहते हैं चीज़ ऐसी है जिसको डिस्क्लोज करें या ना करें डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो तो मटेरियल नहीं है। हाँ, अगर डिस्क्लोजर करें तो डिसीजन डिफरेंट होगी और डिस्क्लोजर ना दें तो डिसीजन डिफरेंट होगी, तो ये फिर एक मटेरियल आइटम होगा। लेकिन यहाँ पर फर्दर एक वर्ड यूज़ किया गया, प्राइमरी यूज़र्स, यानी तमाम यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, प्राइमरी यूज़र्स जो हैं वो बेसिकली उसमें इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर्स और आ गए, और उसके बाद जो है लैंडर्स जिन्होंने लोन दिया हुआ है कंपनी को, और क्रेडिटर्स, इन तीन को प्राइमरी यूज़र कंसीडर किया जाता है। तो इनके डिसीजन जिससे इन्फ्लुएंस हो सकते हो उन आइटम्स को आप मटेरियल कंसीडर करेंगे। अब अगर इसका हम एक इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर क्रिएट करें, तो एक एंटिटी का ईयर एंड है 30 जून 2021, तो ऑन अगस्त 12 2021, अब बड़ा क्लियरली जो इवेंट है वो ईयर एंड के बाद हो रहा है। वन ऑफ द वेयर हाउस ऑफ कंपनी हैज बीन डैमेज्ड बाय फायर, तो आपने नेचर ऑफ इवेंट बता दी। द वेयर हाउस वाज नॉट इंश्योर्ड, द एस्टिमेट ऑफ द लॉस कुड नॉट बी मेड टिल अगस्त 31 2021 विच वॉज डेट ऑफ ऑथराइजेशन। तो जब आपके पास एस्टिमेट अवेलेबल नहीं था तो आपने ये बता दिया कि एस्टिमेट पॉसिबल नहीं है, वरना आप सिंपली द एस्टिमेट ऑफ द लॉस इज, जो आपका एस्टिमेट होता वो मेंशन कर देते। अब बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नॉन लिस्टिंग इवेंट जो है वो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में गिवन है, और अगर हम कोई भी पास्ट एग्जाम्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो वो 80 to 90% जब नॉन लिस्टिंग इवेंट से रिलेटेड कुछ पूछा गया होता है तो वो इन्हीं एग्जांपल्स में से पूछा गया होता है। तो इन एग्जांपल्स को प्रॉपरली समझने से, इनकी नेचर को अंडरस्टैंड करने से हम क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले, the following are examples of non-listing event after the reporting period that would generally result in disclosures, यानी जिनके बारे में स्टैंडर्ड का ये ख्याल है कि ये जनरली मटेरियल होती हैं और इस वजह से इनका डिस्क्लोजर देना होगा। अ मेजर बिजनेस कम्बिनेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड और डिस्पोजिंग ऑफ अ मेजर सब्सिडरी। अब बिजनेस कम्बिनेशन ये है कि अगर आप कोई बिजनेस खरीद लेते हैं, किसी बिजनेस के साथ आपका मर्जर हो जाता है, अमालगमेशन हो जाता है, कोई सब्सिडरी आप परचेज कर लेते हैं, कोई सब्सिडरी आप डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो ये सब अगर ये रेंट के बाद हुए हैं तो ये ऑब्वियसली एक मटीरियल इवेंट होगा, तो नॉन लिस्टिंग इवेंट भी होगा, तो इसके डिस्क्लोजर दिए जाएंगे। अनाउंसिंग अ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन, तो अगर आप अपने बिजनेस का कोई एक ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ईयर एंड के बाद आप उसको अनाउंस करते हैं, तो आपकी ऑब्लिगेशन ईयर एंड के बाद बनती है। लेकिन एक ऑपरेशन क्लोज करना बिजनेस में डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मटीरियल है। मेजर परचेजेज ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स और एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर एसेट्स बाय गवर्नमेंट। एक्सप्रोप्रिएशन होती है जिसे हम नेशनलाइजेशन भी कहते हैं, यानी जिसमें गवर्नमेंट आपके एसेट्स पे कब्जा कर लेती है, बाज़-औक़ात गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट कुछ कंपनसेशन पे कर देती है और बाज़-औक़ात गवर्नमेंट कंपनसेशन भी पे नहीं करती। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है मेजर, यानी छोटे छोटे, अगर कोई आपने रूटीन के कोई एसेट परचेज किए हैं, डिस्पोज किए हैं, तो उसके बारे में आपको नहीं डिस्क्लोजर देने की जरूरत। अगर कोई मेजर एसेट की परचेज है, कोई मेजर डिस्पोजल है, कोई मेजर एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, इसी तरह एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर एसेट, आपके गवर्नमेंट ने आपके कोई एक पेनल्टी के लिए कुछ अमाउंट आपके अकाउंट से एक रिकवर कर ली है, आपकी बिलियंस के अंदर सेल है और 50,000 की अमाउंट ले लिया, तो ये मेजर एसेट की एक्सप्रोप्रिएशन नहीं है। तो मेजर वर्ड को फोकस करेंगे क्योंकि जब मेजर होगा तो ही हम उसे मटेरियल कंसीडर करेंगे। द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय अ फायर आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। बाज़ का छोटे मोटे डैमेज जो हैं वो भी बिजनेस में होते रहते हैं, लॉसेज होते रहते हैं, तो अगर वो हो रहे हैं तो उनका डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, कोई नुकसान बड़ा हो जाता है बाय फायर, बाय फ्लड, तो वो आपका मटीरियल आइटम होगा। अनाउंसिंग और कमेंसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर रीस्ट्रक्चरिंग,
रीस्ट्रक्चरिंग बेसिकली कहते हैं जब आप मैनर ऑफ बिजनेस और स्कोप ऑफ बिजनेस को चेंज कर रहे होते हैं एक बिजनेस के अंदर, और जब आप कहते हैं कि जी हम सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज की तरफ जा रहे हैं या मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह की अगर कोई अनाउंसमेंट आप करते हैं ईयर एंड के बाद तो वो नॉन लिस्टिंग इवेंट है। लेकिन इस पे बिजनेस का जो पे इम्पैक्ट होता है रीस्ट्रक्चरिंग का वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको मटीरियल आइटम कंसीडर किया जाता है। कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स भी हैं। मेजर ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजेक्शन एंड पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शन। ऑर्डिनरी शेयर ट्रांजैक्शंस तो ये हैं कि अगर एंटिटी ने बोनस शेयर इशू किए हैं या एंटिटी ने राइट शेयर इशू किए हैं या कोई और जो है स्टॉक मार्केट में इनिशियल परचेज आईपीओ वगैरह इशू कर दिए। और पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होता है कि अगर एक कंपनी ने शेयर ऑप्शन इशू किए हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी ऐसे डिबेंचर्स जो कन्वर्ट होकर शेयर्स बन जाएंगे फ्यूचर में, तो ये रेलिवेंट होते हैं शेयर होल्डर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। शेयर होल्डर्स के लिए शेयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती हैं, उनकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती हैं और इनको मटेरियल कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से एबनॉर्मली लार्ज चेंजेस आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इन एसेट प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज के रेट ईयर एंड के बाद चेंज होते हैं तो वो ईयर एंड पर तो चेंज नहीं हुआ था ना, ईयर एंड के बाद चेंज होता है और आपको उसकी वजह से ह्यूज गेन आ जाता है या ह्यूज लॉस हो जाता है। दोनों चीज़ें फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो वो नॉन डिस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर अमाउंट इतनी ज़्यादा है कि वो मटीरियल है तो फिर उसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा, लेकिन नॉन डिस्टिंग इवेंट वाला डिस्क्लोजर। चेंजेस इन टैक्स रेट्स, tax laws enacted or announced after the reporting period that have a significant effect on current and deferred tax asset and liability। तो समटाइम्स ये होता है कि ईयर एंड के बाद गवर्नमेंट जो है कोई टैक्स का बेनिफिट दे देती है या टैक्स जो है वो इंक्रीज कर देती है, तो चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड टैक्स रेट्स और टैक्स लॉज को जो है चेंज कर दिया जाए, ईयर एंड के बाद अगर अनाउंस हुआ है तो याद रखें कि वो ईयर एंड पर तो आपकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, ईयर एंड पर तो वो सिचुएशन नहीं थी, तो ये नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। लेकिन अगर उसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो तो उसको हम मटीरियल नॉन डिस्टिंग इवेंट कंसीडर करेंगे, फिर उसकी नेचर और फाइनेंशियल इफेक्ट हमें डिस्क्लोज करना होगा। एंटरिंग इनटू सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स लाइक हम किसी के साथ ये कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम उससे एसेट इंपोर्ट करेंगे, या कमिटमेंट कर लेते हैं कि हम उसे इन्वेंट्री सेल करेंगे, या कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ जैसे हम लिटिगेशन एक चल रही है तो हम कहते हैं कि जी उसमें यह कोर्ट में केस हो गया जो ईयर एंड के बाद के इवेंट से रिलेट करता है और उसमें ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ सकती है, और अगर वो ह्यूज अमाउंट पे करनी पड़ी तो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी मटीरियल अमाउंट है। तो इसी तरह कोई सिग्निफिकेंट गारंटी इशू कर दी हमने किसी अपनी सब्सिडरी के लिए या अपने किसी काम के लिए, तो ये सारी चीज़ें अगर वंस अगेन वर्ड सिग्निफिकेंट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, क्योंकि सिग्निफिकेंट ये जाहिर कर रहा है कि ये एक मटीरियल आइटम है। commencing major litigation arising solely out of event that occurred after the reporting period। तो कोई मेजर लिटिगेशन कोर्ट केस शुरू हुआ है जो हमने किसी पर केस फाइल किया है या किसी ने हम पर केस फाइल किया है, लेकिन वो क्लियरली उन इवेंट से रिलेट करता है जो ईयर एंड के बाद हुए हैं, ईयर एंड से पहले से नहीं करते, क्योंकि अगर ईयर एंड से पहले से रिलेट लिटिगेशन होती है वो तो फिर एक एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा और उसको फिर एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे एडजस्ट करना होगा या उसके डिस्क्लोजर्स को अपडेट करना होगा। अगर सोली ईयर एंड के बाद कोई लिटिगेशन राइज हो रही है कि सर्कमस्टांसेस थे ही ईयर एंड के बाद के, तो वो एक नॉन स्टिंग इवेंट होगा। बट इफ इट इज़ मेजर लिटिगेशन then it is material and disclosure should be made of its nature and financial effect, and otherwise a statement that a financial estimate cannot be made। तो डिस्क्लोजर्स के ये टोटल पॉइंट थे। अब इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट है वो IS-10 का क्वेश्चन कभी कभी आता है, लेकिन ये सारे जो IS-10 की नॉलेज है ये हमें IS-10 के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगी और IS-37 के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगी। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS-10 का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है अर्ली इनकॉर्पोरेशन, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। Early Incorporation is finalizing its accounts for the year ended 31st December 2014. The following events have arisen since the year end, and the financial director has asked you to comment on the final accounts.
तो ईयर एंड जो है वो हमारे पास 31 दिसंबर 2014 को जहन में रखना है हमने। उसके बाद हमें इवेंट्स दिए हुए हैं और ये पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ यू वुड रिस्पॉन्ड टू द मैटर्स लिस्टेड अबव, यानी हमें डिस्कशन करनी है और जहाँ पे कुछ क्वांटिफाई कर सकेंगे वो भी हम उसमें बता देंगे। तो 6 मैटर्स हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो फर्स्ट इशू जो हमें बताया हुआ है ईयर एंड 31 दिसंबर को जहन में रख के कि एट 31 दिसंबर 2014 ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूडेड अ फिगर ऑफ ₹250,000। तो ये पोजीशन है ईयर एंड की। इन रिस्पेक्ट ऑफ निडेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑन 8 मार्च 2015, यानी ईयर एंड के बाद, व्हेन द करंट डेट वाज 200,000, यानी 250,000 में से 50,000 हमें रिसीव हो चुके थे और 200,000 8 मार्च को भी पेंडिंग थे। तो एट दैट टाइम निडेंगे इनकॉर्पोरेशन वेंट इनटू रिसीवरशिप, यानी उसकी वाइंडिंग अप प्रोसेस टाइप इसे समझ लें। रिसीवरशिप में भी यही होता है कि आपको जो क्रेडिटर्स को पैसे मिलने होते हैं, उसी प्रोसीजर से ऑलमोस्ट। रीसेंट कॉरस्पॉन्डेंस विद रिसीवर इंडिकेट्स दैट नो डिविडेंड विल बी पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, यानी हमें ये पूरे 200,000 जो हैं वो नहीं मिल सकेंगे। तो अब इसकी क्या सिचुएशन है? अब यहाँ पर जो बैंकरप्सी के हालात क्यों क्रिएट हुए ये नहीं बताया हुआ, कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है, और ऐसे में इसको फिर एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर किया जाएगा। तो अगर इसका हम आंसर डेवलप करते हैं तो दिस इज़ एन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि रिसीवेबल ईयर एंड पर एग्जिस्ट करता था। अब IS10 स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है एग्जांपल ऑफ बैड डेट के जहां पे इंफॉर्मेशन अबाउट बैंकरप्सी रिसीव होती है ईयर एंड के बाद, एंड देयर इज नो इंडिकेशन एज टू बैंकरप्सी राइजिंग सोलली ड्यू टू इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड, यानी हमें कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही कि बैंकरप्सी किसी ऐसी वजह से हुई है जो ईयर एंड के बाद हुआ हो। तो हालात हो सकता है कि उनके काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे हों और इस पॉइंट पर आके बिल्कुल ख़राब हो गए हों और उन्होंने फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी हो। तो in this case, Nedengi appears to have recovered part of the debt, and as such only 200,000 needs to be provided. तो यहाँ पर हम अपनी एंटिटी का नाम रखेंगे। तो 50,000 रिकवर हो गया और सिर्फ 200,000 जो बाकी हमें नहीं मिलेगा उसको हमने एडजस्ट करना है, क्योंकि ईयर एंड के बाद ये हमें कंफर्म हो गया है कि 250 में से 50 रिसीव हो जाना है और 200,000 रिसीव नहीं होना। तो जो बाद में हमें कंफर्म है कि वो रिसीव हो चुका है वो तो ऑब्वियसली अब फिर बैड डेट कंसीडर नहीं होगा। तो IFRS 15 की भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप रेवेन्यू की फिगर में एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर अनसर्टेनिटी अराइज होती है कलेक्टिबिलिटी के बारे में तो रेवेन्यू को एडजस्ट नहीं किया जाता बल्कि अमाउंट को एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाता है, दैट मे बी कॉल्ड बैड डेट एक्सपेंस। तो हमारी जो एडजस्टमेंट होगी बैड डेट डेबिट एंड रिसीवेबल्स क्रेडिट, ये एडजस्टमेंट हम पास कर देंगे। सेकेंड पार्ट है पार्ट बी कि ऑन 15 मार्च 2015 Airley Incorporation sold its former head office building, Whitleywood, for rupees 2.7 million. At the year end, the building was unoccupied and carried at a value of rupees 3.1 million. यानी बिल्डिंग यूज़ में नहीं थी ईयर एंड पर भी, यानी बिल्डिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कुछ फील हो रहे हैं कि वो ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करते थे। इसके आंसर को देखते हैं। It is likely that the fall in value of the property will fit the IS10 definition of adjusting events, as there is no indication as to impairment rising solely due to events after the year end. ईयर एंड पर भी बिल्डिंग अनऑक्युपाइड थी, यानी वो यूज़ में नहीं थी, और ईयर एंड के बाद जो सेल हो रही है लोअर वैल्यू पर, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि उसकी इंपेयरमेंट ईयर एंड पर भी हो चुकी थी, सिर्फ हमें बाद में सेल करके उसकी प्राइस का सही अंदाज़ा हुआ। अनलेस, अब बात यह है कि जहां क्वेश्चन मुकम्मल क्लियर ना हो तो आपको भी दोनों ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करनी चाहिए, तो आप अल्टरनेटिव पर भी डिस्कशन कर देंगे कि अनलेस इट कैन बी आर्ग्यूड दैट अ डिक्लाइन इन द प्रॉपर्टी मार्केट अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड। अगर आप कहते हैं जी क्लियरली ऐसा हुआ है कि प्रॉपर्टी मार्केट ईयर एंड के बाद उसमें काफ़ी जो है डिक्लाइन आया है और इस वजह से ये प्रॉपर्टी लोअर वैल्यू पर सेल हुई है, वरना अगर ईयर एंड पर जो हालात थे उस हिसाब उस टाइम पर सेल की जाती तो ये ज़्यादा वैल्यू पर सेल होती, तो फिर आप कहेंगे कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो हम वैसे जो ज़्यादा इंक्लिनेशन है वो इसकी एडजस्टिंग इवेंट की तरफ नज़र आती है, खास तौर पे इस पॉइंट की वजह से कि बिल्डिंग अनऑक्युपाइड थी ईयर एंड पर भी। IS36 and IS16 require to periodically review carrying amount of property plant equipment for any possible indicators for of impairment। तो ये I16 और 36 दोनों की रिक्वायरमेंट है, और इस बेसिस पर हम इम्पेयरमेंट लॉस अगर रिकग्नाइज करेंगे तो 400,000 का जो लॉस है
the difference between these two amounts, impairment loss debit and accumulated impairment credit. Third part है inventories at the year end included rupees 650,000 of a new electric tricycle, the Opesne. In January 15, यानी year end के बाद, the European Union declared the tricycle to be unsafe and prohibited it from sale. The declaration was made after due process followed in European Parliament in preceding months. यानी situation जो है वो year end से पहले से exist कर रही थी. ऐसा नहीं है कि टोटली जो है वो बाद में ख्याल आया यूरोपीय यूनियन को और उन्होंने जो है फिर एक लॉ बना दिया. तो काफ़ी पहले से ये डिस्कशन चल रही थी. यानी ईयर एंड पर भी जो हमारी इन्वेंट्री थी उसकी सेलेबिलिटी जो है वो डाउटफुल थी. तो ये एक इस वजह से एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा. एन अल्टरनेटिव मार्केट इन बंगोलिया इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड ऑल्दो द करंट प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी कॉस्ट लेस 30%. तो एक अल्टरनेट मार्केट भी है जहाँ पे यूरोपियन रूल्स अप्लाई नहीं होते होंगे और वहाँ पर हम सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें फिर वहाँ पर सेल करना पड़ेगा कॉस्ट से 30% लेस पर. तो अब इसका आंसर अगर हम बनाते हैं तो IS2 की रिक्वायरमेंट है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करें एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV. इन दिस सिनेरियो अगर बंगोलिया ऑप्शन सेलेक्ट होता है तो इन्वेंट्री को 30% से राइट डाउन करना होगा और हमें 195,000 यानी 650,000 का 30% से हम राइट डाउन रिकॉर्ड कर देंगे. कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्रीज क्रेडिट. अगर बंगोलिया ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया जाता तो क्या होगा? अगर हम बंगोलिया ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते तो फिर तो जो भी ये स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास ये हमें स्क्रैप वैल्यू पर सेल करना पड़ेगा. लेट्स अज्यूम कि हमारी स्क्रैप वैल्यू अगर 0 है तो फिर हमें पूरे 650,000 का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और अगर कोई स्क्रैप वैल्यू हमें मिल जाती है तो क्वेश्चन में डाटा नहीं दिया हुआ, अगर दिया होता तो उसको नेट करके फिर बाकी की अमाउंट को लॉस के तौर पे रिकग्नाइज कर लेते. डी पॉइंट है स्टिंगी इनकॉर्पोरेशन अ सब्सिडरी इन आउटर सोनिंग वाज नेशनलाइज्ड. यानी गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया जी उस सब्सिडरी को इन Feb 2015 ईयर एंड के बाद. द आउटर सोनिंग अथॉरिटीज हैव रिफ्यूज टू पे एनी कंपनसेशन. उन्होंने कहा जी कोई पैसे भी नहीं देंगे और फैक्ट्री भी नेशनलाइज हो गई. द नेट एसेट ऑफ स्टिंगी इनकॉर्पोरेशन हैव बीन वैल्यूड एट 200,000 एट ईयर एंड. तो अब इसके दो इश्यूज हैं कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो कंसोलिडेशन होती है तो वहाँ से आपका कंट्रोल लॉस हो गया और कंट्रोल लॉस हो गया तो अब आप कंसोलिडेशन भी नहीं करेंगे इसकी. लेकिन इंडिविजुअल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी आपने इन्वेस्टमेंट को शो किया होता है और अब वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट आपको कुछ नहीं मिलना तो आपका वो इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया. लेकिन ये इवेंट जो है वो क्लियरली ईयर एंड के बाद हो रहा है और IS10 में ये नेशनलाइजेशन या एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को स्पेसिफिकली उन इवेंट की एग्जांपल में लिखा गया है कि अगर ये ईयर एंड के बाद होते हैं तो ये मटेरियल नॉन डिस्टिंक्ट इवेंट कंसीडर होंगे. तो वही हम आंसर बनाएंगे. तो अंडर IS10 the nationalization or expropriation of asset after the year end is regarded as a non-distinct event that merely requires disclosure in the financial statement being a material item. तो डिस्क्लोजर हम देंगे नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट का. लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट 2015 में रिकॉर्ड होना चाहिए यानी नेक्स्ट ईयर में. 2014 जिसकी हम इस वक्त कंसीडर कर रहे हैं उसमें नहीं करेंगे, करंट ईयर में सिर्फ डिस्क्लोज होगा. इफ़ द लॉस ऑफ द सब्सिडी रिजल्ट इन ईयरली नो लॉन्गर बीइंग अ गोइंग कंसर्न. हाँ ये एक इशू है कि हमारी सब्सिडी अगर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि अगर उसके लॉस होने की वजह से हमारी अपना गोइंग कंसर्न एजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं रही तो फिर ये एक एडजस्टिंग इवेंट बन जाएगा और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के बजाय अल्टरनेटिव बेसिस पर बनेंगी और फुली एडजस्ट की जाएंगी. नेक्स्ट है फ्रीक फ्लड्स कास्ट ₹150,000 डैमेज टू द साउथ कोर्ट ब्रांच ऑफ एयरली इनकॉर्पोरेशन इन January 15. द ब्रांच वॉज फुली इंश्योर्ड. तो एक तो नुकसान हुआ है, नुकसान क्लियरली ईयर एंड के बाद हुआ है और इंश्योरेंस हुई भी थी तो एज सच पॉसिबिलिटी है कि लॉस बहुत ज़्यादा नहीं भी होगा. सो ऐसे में अगर इंश्योरेंस भी हुई भी है तो और हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मटेरियल भी कंसीडर नहीं करेंगे एंड देयर वुड बी नो इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाँ अगर हम कहते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो उससे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे और जो लॉस है वो हमारे लिए मटेरियल है देन वी वुड गिव डिस्क्लोजर ऑफ नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट. सो फुली इंश्योर्ड से जो है बेसिकली ये है कि इसको आप डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर मटेरियल हो लॉस. लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी फुली इंश्योर्ड है और सारे पैसे मिल जाएंगे तो यू कैन आल्सो से कि जी इस इवेंट को टोटली इग्नोर भी किया जा सकता है. इफ immaterial. So the loss caused by flood occurring in January is a non-sting event which should be disclosed.
इफ़ मटीरियल बट नॉट एडजस्टेड, एडजस्टमेंट तो इसकी बिल्कुल नहीं होनी, अगर मटीरियल होगा तो डिस्क्लोज कर देंगे, मटीरियल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। एफ पॉइंट है, ऑन 1 अप्रैल 2015 ईयरली इनकॉर्पोरेशन अनाउंस्ड अ 1-for-1 राइट इशू। ईयर एंड के बाद जो शेयर ट्रांजेक्शन होती हैं वो डेफिनेटली मटीरियल होती हैं शेयर होल्डर्स के लिए, और ₹15 मिलियन के शेयर एंटिटी जो है वो इशू कर रही है। तो लेकिन ये क्लियरली नॉन डिस्टिंग इवेंट है, क्योंकि ईयर एंड के बाद ट्रांजेक्शन हो रही है, नॉन डिस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर इसका दिया जाएगा। सो सिंपली वुड से द शेयर इशू आफ्टर द ईयर एंड नॉन डिस्टिंग इवेंट, लेकिन डिस्क्लोज किया जाएगा क्योंकि ये शेयर होल्डर्स के लिए मटीरियल है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आयरन लिमिटेड डील्स एक्सटेंसिवली विद फॉरेन एंटिटीज एंड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दीज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट एंड बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ द इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो रेलिवेंट पीरियड है, देयर वर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस इन फॉरेन करेंसी रेट। IAS 10 में स्पेसिफिकली जो मटेरियल नॉन एडजस्टिंग आइटम के डिस्क्लोजर्स हैं उसमें बताया हुआ है कि अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस होती हैं इन फॉरेन करेंसी रेट्स में तो फिर उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, लेकिन एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं तो मटेरियल हो गए, लेकिन उनको डिस्क्लोज किया जाएगा, यानी उनका नेचर एंड फाइनेंशियल इफेक्ट। सो जो एडजस्ट वाली बात हो रही है ये तो गलत है, क्योंकि ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं है। इसी तरह क्योंकि अब नॉर्मल फ्लक्चुएशंस हैं तो मटेरियल हैं तो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स राइजिंग आफ्टर द ईयर एंड इज एन एडजस्टिंग इवेंट? डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड एंड एरर विच शोज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। अनाउंसमेंट ऑफ प्लान टू डिसकंटिन्यू एन ऑपरेशन, ये ईयर एंड के बाद अगर अनाउंस आप करते हैं तो ये नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ मेजर प्रोडक्शन प्लांट बाय फायर, ये भी नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मेजर प्लान, ये भी मेजर लोन, ये भी एक नॉन डिस्टिंग इवेंट होगा। ये सारे जो हैं ये IAS 10 के अंदर नॉन डिस्टिंग इवेंट जो कि मटेरियल हो सकते हैं उनकी एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स which occur after the reporting date of an entity but before the financial statement are authorized for issue are classified as adjusting events? In accordance with IAS 10, events after the reporting period, a change in tax rate announced after the reporting date but affecting the current tax liability, क्योंकि ये आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट है तो ये IAS 10 में स्पेसिफिकली नॉन डिस्टिंग के तौर पर मेंशन है। द डिस्कवरी ऑफ अ फ्रॉड विच हैड अकर ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती थी, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट सोल्ड बिफोर द ईयर एंड, तो ये कंडीशन भी ईयर एंड से पहले एग्जिस्ट करती थी, ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बाय फायर, तो ये नॉन डिस्टिंग इवेंट है, मटेरियल है, इसका डिस्क्लोजर तो हो सकता है लेकिन इवेंट ये नॉन डिस्टिंग होगा, तो हमारा आंसर है बी एंड सी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस आफ्टर द ईयर एंड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑथराइज्ड फॉर इशू would require adjustment in accordance with IAS 10 events after the reporting period, which means कि adjusting event identify करना है। 3 lines of inventory held at the year end were destroyed by flooding in the water warehouse, तो flooding जो है वो clearly एक ऐसा नुकसान हो रहा है flood की वजह से जो year end के बाद हो रहा है। Directors announced a major restructuring, तो ये भी clearly जो है ईयर एंड के बाद एक चीज़ है, नॉन डिस्टिंग है, मटेरियल है, तो इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। फिर 2 लाइन्स ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एट ईयर एंड वर डिस्कवर्ड, पता बस बाद में चला है कि उसमें फॉल्ट थे जिसकी वजह से वो अनसेलेबल है, तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट होगा। द वैल्यू ऑफ कंपनी इन्वेस्टमेंट फेल शार्पली, तो ईयर एंड के बाद अगर इन्वेस्टमेंट फॉल करती है तो IAS 10 में स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन है कि इस तरह का जो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा
वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है, at year end December 31, 2021, Afzal Limited carried a receivable from Zia Limited, a major customer, at rupees 10 million. The proposed date of authorization of the financial statement is on February 16, 2022. Zia Limited declared bankruptcy on Valentine's Day, that is February 14, 2022. Afzal Limited will. अब जो बैंक्रप्सी है उसके बारे में हमें डेट ऑफ ऑथराइजेशन से सिर्फ 2 दिन पहले पता चला है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली कोई ऐसा इवेंट नहीं बताया हुआ जिसमें कस्टमर की बैंक्रप्सी किसी खास इवेंट की वजह से राइज हुई हो। तो फिर यहाँ पर फिर हमारी एजम्पशन चलेगी कि बैंक्रप्सी की जो सिचुएशंस थी, जो उसकी इंसॉल्वेंसी की कंडीशंस थी, वो ईयर एंड पर भी एग्जिस्ट करती थी। तो फॉर दैट रीज़न हमें जो है प्रोवाइड कर देना चाहिए इस डेट के लिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो डिस्क्लोजर जस्ट इनफ नहीं होगा, हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, इग्नोर भी नहीं कर सकते, रिवर्स भी सेल नहीं कर सकते। तो मेकिंग द प्रोविजन यानी डाउटफुल डेट या बैड डेट आप जो रिकग्नाइज कर लेते हैं एज अपोज टू द डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स, यानी आपको एडजस्टमेंट करनी है, बिकॉज दिस इवेंट वुड बी कंसिडर्ड एडजस्टिंग इवेंट इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन होती कि क्लियरली ऐसा इवेंट कुछ हुआ है ईयर एंड के बाद हुआ है जिसकी वजह से बैंक्रप्सी राइज हुई है, तो फिर हम इसको जो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करते हैं। So B option is correct. That's all for today. Have a good day.